चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी, that day we did till work energy theorem ना, work energy theorem we did. So अभी हम लोग करेंगे आज, yes, हाँ वो मैंने जलाई भी नहीं इनफैक्ट, I am not the one. ठीक है भी। So we did work energy theorem that day. Work energy theorem recall कर लेते हैं एक बार। Work energy theorem was the net work done by all forces is equal to delta K, change in kinetic energy, right? और इसका हमने एग्जांपल भी किया था ये वाला, जिसमें एक ब्लॉक को हमने ऐसे स्ट्रेच किया था एक स्प्रिंग से, ठीक है, मास m का, राइट? तो पूछा था कि कितना, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो हमने इसमें ये किया था कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग मतलब जब ये एक्सटेंड हो जाएगा एट दैट टाइम, लेट्स से इसका एक्सटेंशन इज x, राइट? तो इसमें दो वर्क हुए हैं, एक तो स्प्रिंग का वर्क जिसका वैल्यू होता है -12 kx स्क्वायर इफ x इज एक्सटेंशन, याद करो, राइट? और दूसरा फोर्स हुआ है ग्रेविटी का पॉजिटिव में, ठीक है, विच इज प्लस mgh। ये दो वर्क हुए हैं इसमें, एक वर्क किया है ग्रेविटी के फोर्स ने, दूसरा वर्क किया है स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स ने, और दोनों की वैल्यू ये है। ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी रेस्ट पे था, लास्ट में भी रेस्ट पे है, तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब दिस शुड इक्वल टू बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमने कर दिया था ½ kx स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी व्हाटएवर, हाँ सॉरी mgx हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये जो वर्क होगा ये x होगा ना, mgx। तो यहां से x आ जाएगा हमारा 2mg/k, नहीं स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 2mg/k, 2mg/k। याद आ गया? ये क्या है? इसके और भी प्रॉब्लम्स करने, दिस इज जस्ट अ स्मॉल व्यू ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब हम जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आज जो हमको समझना है, वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और उसके बाद उससे ही जुड़ा हुआ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड उसका एकदम छोटा भाई इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेट्स पुट द हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए फिजिक्स में ना दो तरीके के वर्क होते हैं फ्रॉम वर्क डन पर्सपेक्टिव। व्हाट इज वन इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे रखा हुआ है, आप इसको बी पे ले गए विद सम फोर्स, आपने इसमें कुछ फोर्स लगाया, उसकी वजह से इट गेट डॉट डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी जाने का आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है ऐसे ऐसे और ऐसे आ गया हो, कैसे भी करके आ सकते हैं। नाउ कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन बाय सच फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। सो लेट्स जस्ट राइट द डेफिनेशन। कंजर्वेटिव फोर्स, gravity, it's like gravity, work done by conservative force does not depend on path. It just depends on initial and final position. Only depends on initial
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, इन अ वे वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट इट लाइक दिस कि इफ आई हैव अ राउंड ट्रिप, मतलब if I have a round trip, so by a conservative force, if I do a round trip, means I come back to my initial position from where I started, the work done would be zero because it just depends on the path. So there is no change in the initial and final location. So in this case, work done by a conservative force will be zero. For a closed path. For a closed path, work done will always be zero by a conservative force. ठीक है, अब इसका रिवर्स मतलब ऑपोजिट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द अदर हैंड क्या होना चाहिए? द वर्क डन शुड डिपेंड ऑन द पाथ। So that's how non-conservative force goes. Can I move on? Let's put the heading non-conservative force. अभी इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इंडिविजुअली। non-conservative force, इनका जो वर्क डन है डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से ए से मैं बी जाऊं, दो अलग अलग पाथ से, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, लेट्स नेम दिस इज ए एक्स बी एंड देन ए वाई बी। सो डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे लिखते हैं एनसी, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव ए एक्स बी will not be same as W non-conservative AYB. This will not be same. Also, work done in a closed loop will not be zero. Work done in a closed loop is not zero. Is not zero. ठीक है, देखो अब एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कंजर्वेटिव फोर्सेस पहला एग्जांपल है, किसी ने बोला था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें आप देखो अगर आपके पास एक मान लो आपके पास इंक्लाइन है लाइक दिस, ओके, दिस हाइट इज h एंड यू टेक दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू दिस प्लेस। Now there are two ways you can take it, let's say ऐसे, या फिर एक और incline है आपके पास which is giving you same height but the angle of inclination is not different. This is also h, right? You take it along two different paths, this path and this path, but ultimately your height is same. So इधर भी work done, ये वाले केस में भी work done, इसको बोलते हैं path 1, इसको बोलते हैं path 2. So W1 is also mg into displacement and W2 is also mg into displacement. अगर आप इसको ना चाहते हुए भी ले जाओगे हाइट पे, ऐसे
यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, इसको सिर्फ मतलब है कि कितना हाइट का डिफरेंस आया है, समझ रहे हो आप डायरेक्टली ऐसे ले जाओ या एक स्टेप में ले जाओ, 2 स्टेप में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल व्हाट मैटर्स इज द डिफरेंस ऑफ हाइट, दैट इज अ फाइनल पोजीशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आपने कि यहां पे ऑब्जेक्ट लगाया है, इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, इसको स्ट्रेच किया तो इसका वर्क डन क्या आया था, आपने निकाला था। अगर आपने इसको x अमाउंट से स्ट्रेच किया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसका वर्क डन माइनस kx स्क्वायर बताया था मैंने आपको। बाय द वे ये भी माइनस है, हाँ बाय द वे, सॉरी माइनस। फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स और ये डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, तो ये माइनस kx स्क्वायर भी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एज लॉन्ग एज स्प्रिंग का एक्सटेंशन फाइनल x है। अब आप किसी ने उसको दबा के फिर खींचा हो, किसी ने उसको सीधा खींचा हो, किसी ने स्लैंटिंग खींचा हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज x, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स वुड बी माइनस हाफ kx स्क्वायर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इंटरेस्टिंग, ये तो खैर भाई ऑब्वियस से फोर्सेज हमको पता है। इंटरेस्टिंग है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे a block is lying here, mass is m, you first take it along this straight path, ठीक है, let's say displacement is x, friction force would be acting like this, so friction force का work, let's say the coefficient of friction is mu, so work done by friction force from A to B, right, this will be minus of mu mg into x, mu mg is the force, next space। फिर आप B से C लेके आए, B से C लेके आए, तब भी ये माइनस म्यू एम जी एक्स ही होगा। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, डब्ल्यू ए बी प्लस बी ए, दिस इज डब्ल्यू बी ए, ये माइनस 2 म्यू एम जी एक्स आएगा, क्योंकि यहां से यहां जाने में भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। आप खुद सोच सकते हो यार कि फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा ही वर्क करेगा, ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट, तो इधर भी आपको जब आपको वर्क तो करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, इधर लाने में और वापस लाने में भी करना पड़ेगा। तो राउंड ट्रिप में वर्क जीरो तो नहीं हुआ, राउंड ट्रिप में वर्क जीरो तो नहीं हुआ, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स में आप याद करो, हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था, उसमें एक इंक्लाइन रखा हुआ था और उस इंक्लाइन का ये पार्ट जो था वो एक्स था, राइट, रिमेंबर, और यहां से हम इसको उठा के ऊपर ले गए थे इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आया था माइनस म्यू के लास्ट टाइम एम जी एक्स, एल कॉस थीटा को हमने एक्स लिख दिया था। अब ये एक्स जो है, दिस हाइट डज नॉट डिपेंड बट दिस एक्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, बिकॉज अगर आप इसको ऐसा कर दोगे तो आप देखो एक्स चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जिस पाथ के अलावा आप इसको लेके जा रहे हैं, राइट। सो फॉर फ्रिक्शन फोर्स पाथ डज मैटर, जितना पाथ आपका लॉन्ग होगा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उतना आपको, आप ऐसे घुमाते हुए लाओगे एक बॉक्स को, ऐसे घुमाते हुए लाओगे इधर से इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स की तरफ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, रादर आप सीधे ले आओ, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, रादर इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाथ, जितना आपका पाथ लेंथ ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स का वर्क उतना ज्यादा होता जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
रादर जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, एयर का रेजिस्टेंस, ऊपर से कोई चीज गिर रही है, पैराशूट गिर रहा है, देयर इज एयर का रेजिस्टेंस, वहां पे जो एयर रेजिस्टेंस का वर्क है उस पैराशूटिस्ट के पाथ पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे आ रहा है, घूमते फिरते हुए आ रहा है या फिर सीधा आ रहा है नीचे, राइट। सो ऑल रेजिस्टेंस फोर्सेस आर टिपिकली नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप 12th से पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहां रखा है प्लस दूसरा यहां रखा है, अब बिकॉज ऑफ द रिपल्शन प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ये मान लो मूव होता है, तो ये जो फोर्स का अगेंस्ट वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव, दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव। तो इस पे नेक्स्ट ईयर 12th में थोड़ी बात होगी। अब जो चीज हमें समझनी है, दैट इज वेरी वेरी काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि बिकॉज आपने कोई चीज लर्न कर रखी है पहले से, उसको पहले अनलर्न करना है हमको। बट ये नहीं कि आपने वो गलत पढ़ा हुआ है, बट इट्स लाइक ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ थिंग दैट यू ऑलरेडी नो, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ओपन माइंड से आपको समझना पड़ेगा डियर, वरना आपको बहुत तकलीफ होने वाली है इसमें। जो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है अभी तक mgh, उसको आपको भूलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। आपने इसकी डेफिनेशन जो पढ़ी होगी अपने लोअर ग्रेड्स में, वो ये पढ़ी होगी, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। याद आया, हाइट पे एक चीज रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग अगर स्ट्रेच्ड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। बट दिस इज जस्ट फ्रॉम ए लोअर ग्रेड अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, whenever a conservative force does work on an object, object's potential energy चेंजेस। अब इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स जब भी कोई काम करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स कि इसका वर्क कभी हीट में या किसी लाइट या साउंड के फॉर्म में वेस्ट नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के अंदर किसी और फॉर्म में स्टोर हो जाता है, as long as it is conservative। जैसे कि, और इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब इसको डिफाइन कैसे किया गया है, निगेटिव ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये पूरी चीजें आपको ना सेशन के बाद में समझ में आएंगी कि अब बात क्या चल रही है। अभी बात आप जो बता रहा हूं उसको आप सुनते जाओ। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन potential energy of the object. This is how physics gurus have defined potential energy. Negative of work done by a conservative force is equal to the change in potential energy. Means what? First of all, by definition, they have defined change in potential energy. Potential energy is a function which is not defined for an absolute scale. We have always defined potential energy for a change from this position to this position, from this place to that place, right? So whenever we have to define the absolute value of potential energy, we'll have to take a reference value to be 0. ठीक है, अभी इसको समझने का
सबसे बढ़िया तरीका है, वी विल स्टार्ट विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. लेट्स से आई हैव ए रेफरेंस लेवल, इसको मैं बोल रहा हूं ग्राउंड. ठीक है, एंड आई हैव एन ऑब्जेक्ट लाइंग हियर. I have an object lying here whose mass is m. ठीक है, now I take this, I apply a force which is just equal to its weight, and I slowly and gradually, bring it up to a height here, to a height here. This displacement is, let's say, h. ठीक है, what is the conservative force? It's weight. Weight is a conservative force. So let's try to find out the work of the conservative force, W conservative here. The force is mg and the displacement is h. तो work done का formula क्या है? Force into displacement, this, but will be minus sign, with a minus sign, because force of gravity at any point, अगर आप कहीं बीच में कहीं पे भी ले लो, it will be acting downwards and your displacement is upwards. So there is an angle of 180 degree. So this will be work done by the conservative force is minus mg. Now let's go back to the definition. Negative of the work done by a conservative force is equal to change in potential energy. मतलब minus of W conservative इज इक्वल टू डेल्टा. अब पोटेंशियल एनर्जी को मतलब हायर फिजिक्स लिटरेचर में हमने कैपिटल यू का सिंबल दिया, मतलब कैपिटल यू इज अ सिंबल रिजर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस mgh. There's a minus already in the work done, and in the definition they are saying negative of the work done. So minus of minus mgh should be equal to delta u. Let's say इसको बोल देते हैं, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल u फाइनल है और यहाँ पे इसकी u इनिशियल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए तो इसको इनिशियल बोलेंगे, इसको फाइनल बोलेंगे, राइट? तो भाई यहाँ हमने लिख दिया uf माइनस ui. ये बात वो क्लियर हुई? अब अगर मैं इसको देखूं तो ये आ जाता है uf माइनस ui इज इक्वल टू mgh. ये वही आपका फेवरेट फॉर्मूला है जो आपको बचपन में सिखाया गया था इन चाइल्डहुड डेज. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, बट नाउ वी हैव स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था? mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, उसका वर्क डन निकाला माइनस mgh, उसको इक्वल कर दिया चेंज. अभी इफ आई हैव टू डिफाइन u at this point as an absolute value, I have to take some reference value where this potential energy is 0. तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, and this reference point can change from problem to problem, right? अभी मतलब डिपेंड करता है ना कि अभी मैंने ये टेबल पे ये रखा हुआ है बॉटल, इसकी पोटेंशियल में 0 बोल सकता हूं. अभी यहां से 0 बोल के मैं यहां तक ले आऊं तो इसकी mgh बोल सकता हूं, h being this height. But when I say mgh is the absolute value, that means at this level I am saying the potential energy is 0, and that is a valid assumption because always there is a starting point. So if we take ui to be 0 at a and this is b at a, then potential energy, gravitational potential energy आ जाएगा mgh. ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट द वेरी करेक्ट फॉर्मूला. दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द हाइट इज नॉट इन किलोमीटर्स, हाइट इज लाइक मीटर्स, 1-2 किलोमीटर तक चलता है. उसके ऊपर आप जाते हो, सो दिस गाय चेंजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट्स चेंजिंग.
तो इसका हम नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे। इसका इस चैप्टर का एक अलग पर्सपेक्टिव, इस फोर्स का एक अलग पर्सपेक्टिव, इस पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव हम उस चैप्टर में लेके आएंगे। बट यहाँ पे हमारा मैकेनिक्स का काम है, तो उसको mgh से याद रखें। बट याद रखना कि ये h कैन बी एनीथिंग फ्रॉम, दिस इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब एक और फोर्स देख लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। सो दिस वाज ग्रेविटी, तो इसको हम बोल देते हैं GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज जिस कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, ठीक है। जो भी फोर्स जिसके लिए, जिसकी वजह से ये वर्क हुआ है, जिसके अगेंस्ट ये वर्क हुआ है, उसको ही हमने एट्रीब्यूट कर दिया, उसके नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ से हमने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, दिस इज नेचुरल। अब मैंने थोड़ा इसको स्ट्रेच कर दिया बाय अमाउंट x, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इंटीग्रेशन करके आता है -12kx²। इन द प्रीवियस सेशन वी हैड डन इट, -kx²। माइनस क्यों आता है? क्योंकि आपका फोर्स किसी भी, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो इसका फोर्स आएगा ऐसे, रिस्टोरिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, देयर ऑलवेज बी अ माइनस साइन, राइट। अब वही डेफिनेशन लगा लें, अगर मुझे ये वर्क कंजर्वेटिव वर्क है, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव शुड बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेन, तो यहां से होना चाहिए W माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव शुड बी इक्वल टू डेल्टा U, तो ये जाएगा माइनस ऑफ -12kx² विल बी इक्वल टू UF माइनस UI, राइट गाइस। तो यहां से आ गया UF माइनस UI इज इक्वल टू पॉजिटिव का हाफ kx²। नाउ इफ एट दिस स्टेज, इसको हम UI बोल रहे हैं, अभी आप फील कर सकते हो कि ये नेचुरल लेंथ के टाइम में इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, राइट। तो इसको हम UI को 0 ले लेते हैं, तो कंसिडरिंग UI इज इक्वल टू 0 एट नेचुरल लेंथ, इसका मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। किसी बुक में इसको इलास्टिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, पर इलास्टिक वर्ड में काफी चीजें इलास्टिक होती है, रबर भी इलास्टिक होती है, और भी चीजें इलास्टिक हो सकती है। यहाँ पे स्प्रिंग की बात हो रही है, इसलिए इसको स्प्रिंग बोल रहा हूं मैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप कनेक्ट कर रहे हो थॉट प्रोसेस, क्या चल रहा है यहाँ पे? जब भी कंजर्वेटिव वर्क नेगेटिव हो रहा है, जब भी कंजर्वेटिव वर्क नेगेटिव हो रहा है, तो गिफ्ट में क्या मिल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हेनेवर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स क्या था इसमें स्प्रिंग का था, वो इसको आप इसको ऐसे खींच रहे थे और स्प्रिंग इसको ऐसे खींच रही थी, तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग कंजर्वेटिव फोर्स था उसके अगेंस्ट आप इसको खींच रहे हो। जब भी किसी चीज के अगेंस्ट कुछ काम किया जाता है ना, तो पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है, लाइफ का फैक्ट है। आपका मन कर रहा है टाइम पास करने का, आप अपने मन के अगेंस्ट पढ़ाई करने बैठते हो या कोई ऐसा काम जो आपको आगे लेके जाता है, आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है, और वही पोटेंशियल बाद में आप स्पेंड कर सकते हो किसी और चीज के लिए। जो फिजिक्स में आपको दिख रहा है वो रियल लाइफ में भी वही होता है। दैट्स द सेम केस विद रियल लाइफ। यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट समवन्स विल, then only your potential will increase. Sometimes the will is against your own will. You want to eat burger, जबान लपलपाई, अगेंस्ट द विल काम किया, बॉडी का पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि वो इतने ग्राम्स ऑफ कैलोरी और फैट आपने अवॉइड कर दिया। जब भी आप विल के अगेंस्ट काम करोगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट्स अ फैक्ट। और जब भी विल के साथ काम करोगे, पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फिजिक्स इज टेलिंग यू दैट लाइफ का सेशन कि
नेगेटिव ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, वर्क डन नेगेटिव, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इसका वर्क डन नेगेटिव है, लेकिन जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आई है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं क्विज के आउटकम्स। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब जाते हैं, एक इनसे जुड़ा हुआ एक टर्म है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको भी जानना जरूरी है। मैकेनिकल एनर्जी ये एक टर्म है जो काफी वेरी ऑफन इट इज मिसअंडरस्टूड। देखो, एनर्जी के बहुत फॉर्म्स होते हैं, इसमें दो फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं, किसी किसी स्टूडेंट लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो हाइट वाली, ऐसा नहीं है, स्प्रिंग की भी हो सकती है, कैसे भी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको आप कंबाइन कर दो काइनेटिक एनर्जी से। इन दोनों एनर्जी को जब आप कंबाइन कर देते हो, जनरली ये दोनों एनर्जी ना हैंड इन हैंड चलती है, एक जाती है दूसरी आती है। काइनेटिक और पोटेंशियल में चलता रहता है आपस में, लेना देना, वो जाता है तो ये आता है, ये जाता है तो वो आता है, चलता रहता है। तो इसलिए इनको कंबाइन करके हमने एक टर्म बना दिया है मैकेनिकल एनर्जी, विच इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ, और यू कैन से सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ दिस। अब जो हम चीज फिजिक्स में सीखने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, तो उस लाइन तो बहुत छोटी है, लेकिन इतने प्रॉब्लम उस पर बनते हैं और मेंस में भी एडवांस में भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं, विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये तो टर्म समझ लिया हमने। जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात हो समझ जाना के प्लस पी की बात हो रही है, के प्लस पी की बात हो रही है। अब समझते हैं हम इसको, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या बोलता है, इफ on an object only conservative forces are acting, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। और एक और कह सकता है कि या तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस don't do any work। मतलब या तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो तो बात ही क्या, या फिर अगर नॉन कंजर्वेटिव लग भी रहे हो लेकिन वो कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि उनका वर्क डन जीरो हो। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मींस इट रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, कंजर्व का मतलब किसी कहते हैं ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब फॉरेस्ट का कंजर्व, वैसे ही मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व मतलब सेफ, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व मींस के प्लस पीई इज कांस्टेंट, के प्लस पीई इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली
क्या उस केस में ये चीज अप्लाई होती है? तो पहले जरा देखें ये बात जो बोल रहा है बंदा क्या सही में मतलब कि है या सिर्फ एक थ्योरी वाली चीज है। So let's analyze this situation for a freely falling object. ME of a free falling object. फटाफट एकदम देखेंगे, ये आप लोग सब जानते हो। ये है मेरा ग्राउंड। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है मास m का, इस टोटल हाइट इज h and it is falling freely under the effect of gravity। ठीक है, यहां से हमने ये इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यहां पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, आप ही लोग मुझे बताओ यार, पॉइंट ए पे इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है। तो इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू 0, राइट? क्या इसके पास Pe है? क्या वैल्यू है इसकी? mgh। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी है इसके पास mgh प्लस 0 मीन्स mgh। ठीक है, नाउ let it fall for some distance. Let's say it falls to a distance of x. So ये हाइट हो जाएगी अभी h minus x, right guys? The only force acting on this object is force of gravity. It is free fall. Free fall का मतलब क्या होता है? Only gravity, and that is a conservative force we have learned. तो इसका मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो अब पॉइंट बी पे देखते हैं। एट पॉइंट बी क्या इसके पास के है? हमको इसकी वेलोसिटी नहीं पता, बट इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, है ना? लिख सकते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या इसके पास पी है? एम जी एच माइनस एक्स। अच्छा, अब बात आ गई v की क्या चीज निकालेंगे। अब v क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। सो कैन आई राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। x इज द डिस्प्लेसमेंट, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो इसका मतलब इससे के क्या आ गई? k will be half m v square into 2gx. So this will be mgx. तो यहां पे इसकी at b इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? इट्स ke plus p. k is mgx and p is mg h minus x। आप ही लोगों ने बताया अभी mg h minus x। तो mgx ये पॉजिटिव का और माइनस का mgx कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? mgh, which is same as value at। अब ये x जो डिस्टेंस मैंने लिया यार, इससे मेरे कोई खास दोस्ती तो है नहीं। एक x कहीं भी हो सकता था थ्रू आउट दिस मोशन। इट इज जस्ट अ नॉर्मल वेरिएबल। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम right from this place till this place, right? So if I have derived this, that means throughout it is going to be mgh. Now let's say point C, just before hitting the ground, at C k है, yes, उसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे v स्क्वायर होगा 2gh, right? It has fallen through height h, so this will be equal to, अब आप v स्क्वायर डालोगे यहां पे तो क्या जाएगा? mgh, and its p is rather 0. P is 0 because it has come to a reference point. So again आपकी me यहां पे आ गई है ke plus p, which is mgh. So the point we have established here कि under the effect of, only under the effect of this conservative force, आप कहीं पे भी इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो।
एंड ये कॉन्सेप्ट इज हाईली एक्सप्लॉइटेड इन द वर्ल्ड ऑफ मैकेनिक्स टू एन एक्सटेंट कि जहां पे भी फोर्सेस का फंडा फेल हो जाता है, मतलब फोर्सेस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि चीजों को जज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर पॉसिबल ही नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट कम्स टू द रेस्क्यू कि आपने देखा हाँ इस पे फोर्सेस खाली जो लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव है, अच्छा हाँ है, क्या इस पे कुछ और फोर्स लग रहा है, हाँ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, क्या उसका वर्क डन 0 है, हाँ है, चलो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। तो अगर आपको यहाँ की पोटेंशियल पता है और यहाँ की काइनेटिक निकालनी है तो सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक को कंपेयर कर दो। ये हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं और करेंगे भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अच्छा, what if there are non-conservative forces or there is some other external force which I am not able to classify? It is beyond my knowledge to classify conservative or non-conservative. But I see this is an external thing. Let's say external applied force. अभी वो conservative है, non-conservative है, मुझे नहीं मालूम, तो क्या मैं ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ? ऐसा नहीं है। अभी यहां पे हमने क्या बोला, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि W नॉन कंजर्वेटिव या फिर कोई W एक्सटर्नल फोर्स जो हमको पता ही नहीं था ये 0 था, ठीक है। बट अगर ये होता तो आपको अपना फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर यहां पे W कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है या ये है, सो इफ W नॉन कंजर्वेटिव और W external is not equal to 0, so what you will do is you will do this, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल, इन दोनों को ऐड करके you can equal it to MEF minus MEI. The change in mechanical energy would be equal to the net work done by these forces. जरा कि हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसमें ये चीजें ज्यादा 0 होंगी, किसी क्वेश्चन में होंगी, बात करेंगे, बट आप ये कर सकते हो। मतलब ये क्या हो जाएगा, KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। तो यहां से उसको जरा रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा KF माइनस KI प्लस UF माइनस UI। दैट मीन्स डेल्टा K प्लस डेल्टा U. This will be your tool when there are non-conservative or some external force which you are not able to ascertain. Delta K plus delta U. ठीक है, बट अभी पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे है। स्ट्रेट के प्लस पी इज कंजर्व। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं इजी एग्जाम्पल ले रहा हूं स्टार्टिंग में। आई हैव अ सेटअप लाइक दिस, अरे हॉरिजॉन्टल लगाई है ना,
This is horizontal, yes, and here ठीक है. Mass M, which is equal to 40 grams. This height is 4.9 meters. Okay, and yeah, spring का compression, sorry, some data is missing. बाकी सब मैं लिख देता हूँ. ये this surface is smooth. Surface is smooth throughout. ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू मैं इसमें नहीं लिख रहा, मेरे उसमें शायद मैं मिस कर गया हूँ. I'll just get it. Maybe we can take it as 100 Newton per meter. Should not rather matter. ठीक है. 100 Newton. स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग का, यहाँ पे लिख देता हूँ. K is equal to 100 Newton per meter. Question says, find the maximum compression of spring when this guy falls. Find maximum compression of okay. Now whenever you see these kind of setup problems ना, they are perfectly stage set for your work energy theorem या फिर mechanical energy conservation. कि नीचे गिर रहा है, बाकी स्प्रिंग को दबा रहा है, होगा क्या? Because of its height, it will start to fall down, right? When it reaches at this point, it will have certain velocity. अभी तो यहाँ रेस्ट से आपने स्टार्ट किया, दिस इज रेस्ट से स्टार्ट किया है, बट अभी यहां पहुंच जाएगा, थोड़ी स्पीड आ चुकी होगी. अभी सरफेस स्मूथ है, कोई रोकने वाला नहीं है, आगे जाएगा, आगे जाके ये स्प्रिंग को हिट करेगा, एंड देन बिकॉज इट वांट्स टू गो अहेड, इट विल गो एंड कंप्रेस द स्प्रिंग. When it starts compressing the spring, what will eventually happen? Its kinetic energy will reduce and energy will be transferred to spring. तो यहां पे जो दो फोर्सेस पिक्चर में आ रहे हैं, एक तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से गिर रहा है, और बाद में यहां पे स्प्रिंग फोर्स है. दिस इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स. Spring force is also a conservative force. So that means this object, if we consider, it is totally under conservative forces throughout. That means its mechanical energy should be conserved. Let's call this point A and call this final point as C. So we are saying since only conservative forces are acting, ME is conserved. अच्छा, what is the ME at A? ME at A is just potential energy because there is no kinetic energy here. So at this place it has got mgh. So M is what? जैसे लिख लेते हैं पहले mgh. ठीक है, अब C पे देखें. C पे it has lost all its potential energy, gravitation potential energy. What? Because it is now attached to a spring. So what energy it has got? Half mv square चला जाएगा. Half kx square. The potential energy, मतलब मान लो इसने स्प्रिंग को x कंप्रेस कर दिया by distance x. तो उस टाइम जब फाइनल कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम, उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई 0, तो ये रुक गया होगा. जितनी इसकी ताकत थी उसने इसको स्प्रिंग को दबा दिया, फिर गिव अप, वेलोसिटी 0,
एट दैट इंस्टेंट स्प्रिंग विल ऑब्जर्व मैक्सिमम कंप्रेशन, एंड उस टाइम पे इसके पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एवरीथिंग एल्स इज गिवन, जस्ट एक्स इज आस्क्ड। सो एम को लिख लिया हमने 40/1000, क्योंकि वी हैव टू कीप द यूनिट्स गॉट हैप्पी। G is, let's take 9.8 because यहाँ पे G वैसे ये भी 9.8 ही है। कभी भी आपको 4.9 दिख जाए लाइफ में, G को 9.8 ही लेना है। So this is 9.8 into H. H is 4.9 is equal to half K. K was 100 Newton per meter. हाँ? नहीं हुआ क्या कैंसिल? अरे हाँ तो 10 ले लो फिर, ठीक है 10 ले लो। G इज इक्वल टू 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हाफ के और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आप इसको इधर ले जाओ और सब कैलकुलेट कर लो, तो एक्स आपका जो भी आता है वो। मैं इसका डेटा एक बार फाइनली चेक कर लेता हूं, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। नहीं 9.8 ही लो यार, वो स्क्वायर रूट करने में आपको इजी जाएगा। टेक जी एस 9.8 ओनली, वो स्क्वायर रूट के लिए भी देखा मैंने कैलकुलेशन में। इसको ये आपको ये लेना है, और ये के जो है वो आप 400 ले लो बस। ये जब लोगे तो एक बार चेक कर लेना, आपका फाइनल आंसर 9.8 आना चाहिए सेंटीमीटर में। करके देख लो। बेसिकली x क्या आ जाएगा? x विल बी 2 into 40/1000, ये 2 इधर आ गया, इंटू 9.8 इंटू 4.9 डिवाइड बाय 400, इसका स्क्वायर रूट। भाई ये 2 इधर आया, सो 2 इंटू 40 इंटू 10 को मैंने कर दिया 9.8, ठीक है। तो 2 इंटू 40 9.8 इंटू 4.9 अपॉन के वॉज 400, के वॉज। तो यहां पे आपका आंसर आना चाहिए x इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। जस्ट कंफर्म में दिस। आप ये कर सकते हो 9.8 को, सो डोंट डू कंप्लीट स्क्वायर रूट। 9.8 को लिख लो 2 इंटू 4.9, तो वो 4.9 इस 4.9 से पेयर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका। फिर ये 2 और ये 2 एक पेयर हो जाएगा, ये 4 तो कैंसिल होता दिख रहा है, तो ये 0 और ये 0 गया। हाँ तो यस 0.098 मीटर या फिर यस, क्योंकि यहाँ 1000 है ना नीचे और ये 10,000 है, सो 10,000 का 100 हो जाएगा, राइट। सो 9.8 अपॉन 100 आएगा आंसर में, मीटर्स में। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। Any confusion, guys? So you, in these kind of problems, what you have to kind of analyze, or you can say what you have to get to
कि फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आई हैव टू कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी एंड जस्ट प्ले विद द एनर्जी फंक्शंस यू हैव। ठीक है, अब इसमें वन इनएफिशिएंट वे कुड बी कि पहले आप करते हैं, स्टूडेंट टेस्ला को बता रहा हूं माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि पहले वो यहां से यहां वी निकालते हैं, वी स्क्वायर वट एवर, राइट, फिर यहां से काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व करते हैं। उसका कोई एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि थ्रू आउट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो आप स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी सीधा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले भी रेस्ट पे था और जब पूरा कंप्रेस कर देगा तब भी तो रेस्ट पे होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो पिक्चर में ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी आपके एनसीईआरटी में। ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ तो दिया रहेगा, और यहां से एक कोई ट्रक या कोई व्हीकल आ रहा है इसमें। ठीक है, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, एग्जाम्पल या कुछ होगा। एंड विद सडन वेलोसिटी, सरफेस इज स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ है, तो बोला गया है कि इट कम्स विद सडन वेलोसिटी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो इसमें आपको हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, बस। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं हो रही है, लेवल तो सेम ही है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी है और बाद में कंप्रेस करने के बाद, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना मुश्किल है, बट इसका एप्लीकेशन इज क्वाइट इजी। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये इसी डोमेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम करती हूँ। ये एक यूनिक वैरायटी है, और इसको करने के बाद देन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स, वी विल प्योरली फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस यूनिक वैरायटी आई एम कवरिंग, बिकॉज 5 ही मिनट है और 5 मिनट में एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा सा। द प्रॉब्लम इज अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h। ये कोई ऑब्जेक्ट है, it is dropped from a height capital H, reaches the ground with a speed of 1.2 root 2 gh। तो जब ये यहां पहुंच रहा है, when it reaches the ground, it reaches with a velocity 1.2 root gh। ठीक है, यहां से starts from rest, the body starts from rest। अगर आपके पास एससी वर्मा हो तो एससी वर्मा का एग्जांपल आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग द वाइटल इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फॉल्स फ्रॉम हाइट h, एंड व्हेन इट हैज फॉलन, its velocity is 1.2 root gh। पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन। कैलकुलेट work done by air friction। अब देखो कुछ चीजें आपको यहां पे समझनी पड़ेंगी। जब प्रॉब्लम मेकर खुद ही ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, इसका मतलब ये फ्री फॉल तो नहीं, इट इज नॉट अ फ्री फॉल। उसने आपको प्रॉब्लम में ही हिंट दे दिया, इट इज नॉट अ फ्री फॉल, देयर इज सम एयर फ्रिक्शन जो हमेशा रहता है, हम इग्नोर करते हैं। तो वो बोला अभी आपको इग्नोर नहीं करना है, अंडरस्टैंड कि दैट फ्रिक्शन इज देयर, बट आई एम गिविंग यू एडिशनल इंफॉर्मेशन। आई एम टेलिंग यू व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू दिस हाइट, इट्स स्पीड इज दिस। सो बताओ इसने वर्क कितना किया। अब थोड़ा हमको यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाना है, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, बिना कॉमन सेंस के नहीं होती है यार। अगर यहां से स्टार्ट किया है, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग एनर्जी कितनी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो होगी mg कैपिटल H, राइट, mg कैपिटल H। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता
Had there been no friction whatsoever, I would have conserved this and I would have done this half mv square. Say yes or no? Yes. So यहां से आप m और m कैंसिल करते आपका आया था v इज इक्वल टू रूट टू GH. आता अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो उस केस में बोल रहा हूं, बट यहां पे क्या बोल रहा है, एंड रूट टू इज अप्रोक्सीमेटली 1.4. जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कर रहा हूं मैं. GH राइट. होनी चाहिए थी वेलोसिटी ये और है इतनी तो कम है. इसका मतलब है जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कौन आया है पिक्चर में? एयर फ्रिक्शन. तो जो डिफरेंस इन एनर्जी आया है वो सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटेड है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनिमी which was doing the work, which was a non-conservative force. Air friction is a non-conservative force. तो उसका वर्क डन ही चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बता रहा है. तो अब ये वाला वर्जन है डियर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिख के बताया था. मे भी और पीछे होगा वो, आई डोंट नो. हाँ, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ये तो नहीं है यहां पे, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है एयर फ्रिक्शन, तो इसका मतलब दिस विल बी एम ई फाइनल माइनस एम ई इनिशियल. ये हमें वर्क डन निकल आएगा. तो इसका सिंपल ये मुद्दा है कि आप इसकी एम ई का डिफरेंस निकालो. ये है एम ई इनिशियल, ये है एम ई फाइनल. ठीक है. सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू एम इनिशियल कितनी थी हमारी? mgh. और फाइनली PE तो जीरो हो गई. यहां हिट करने पे सिर्फ हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और जो है हाफ mv स्क्वायर. राइट, हाफ mv स्क्वायर. और v क्या दिया आपने को? 1.2 GH. सो दिस विल बी mgh minus 1/2 m into v square. v square is this. So 1.2 का स्क्वायर into GH. देखो डियर, इसमें थोड़ा कोई ध्यान रखना है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अगर आप समझ पाओ तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव होना भी चाहिए. अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं. पहले मुझे कर लेने दो, मैं बताता हूं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे हैं हम, तो mgh ये कर दिया. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा 1.44, है ना. सो कैन आई यूज दिस पार्ट? सो mgh कैपिटल माइनस हाफ इंटू m इंटू 1.44 times gh. This will be what? 7 and 2. So mgh minus 0.72 mgh तो जाएगा 0.28 mgh. This is the work done. बात समझ में आ गई? सिंपल है. जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द. अभी जो आरोही ने बात बोली वो हम जरा उस पर बात करेंगे. मैंने यहां पे इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि डेल्टा हमेशा क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल. डियर, आपका आंसर सेम आता, बस अगर आप ये करते तो आता माइनस 0.28 mgh. बोलो यस और नो. सिर्फ फ्लिप होती है दोनों चीजें, और वो होना भी चाहिए था. क्यों? इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट इधर है और एयर फ्रिक्शन इधर है. तो आइडियली द वर्क डन शुड बी नेगेटिव, और आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो साइन के साथ आपका आंसर आएगा माइनस 0.28 mgh. बट समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड, और ये ऑप्शन एमसीक्यूज में क्या था, उसमें पॉजिटिव ऑप्शन दे दे, आप बोलोगे नेगेटिव ऑप्शन नहीं है तो मैं कंफ्यूज हो गया. तो दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द डिफरेंस. ठीक है. सो ये आपको
सो ये एक फ्लेवर है जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में आ गया, जिसकी वजह से हम एमई कंजर्व नहीं कर पाए, बट हमने क्या किया, नॉन कंजर्वेटिव वर्क को एट्रीब्यूट किया चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। ओके, जैसे अभी लास्ट प्रॉब्लम में अगर यहां पे फ्रिक्शन भी होता, इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर सकता हूं और होता है भी है, वो यहां पे फ्रिक्शन दे देते, तो हम क्या करते, कुछ नहीं होता कि यहां की टोटल एनर्जी को इक्वेट करते दो चीजों के लिए, दिस एनर्जी mgh विल बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस सम ऑफ द एनर्जी विच इज लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो वो उसमें पार्ट ऐड कर देते, तो वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको दे देते, ये डिस्टेंस हमको बता देते, तो म्यू mgx वाले फॉर्मूले से हम उसको एडजस्ट कर देते। तो आपको देखना है कि व्हाट इज बीइंग स्पेंट एंड वेयर इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, इट हैज टू बी अप्लाइड इन ए मोर ऑफ अ कॉमन सेंस वे, क्योंकि आप पूरे टाइम उसको मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये आपका हो जाएगा थोड़ा दिमाग का दही। ओके, तो हमें क्या देखना है कि हु इज स्पेंडिंग मनी एंड हु इज एंजॉइंग। ठीक है, तो यहां पे क्या होता, अगर यहां फ्रिक्शन होता तो ये बेचारा काम करते हुए आ रहा है नीचे और दो लोग मजे ले रहे हैं, पहले तो फ्रिक्शन ने मजे ले लिए और उसके बाद थोड़ा स्प्रिंग ने मजे ले लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पूरे मजे अकेले स्प्रिंग ले लेती। तो इसका मतलब है इसके 100 रुपए में 20 रुपए ये ले लेता, 80 इसको मिलते। थोड़ा इसकी एनर्जी वुड हैव गॉट लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में आपको? तो कॉमन सेंस से अगर आप सोचोगे इसको तो फटाक से आपको समझा गया था ये हो रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये इसका स्टार्टिंग एनर्जी है और यहां ये लॉस हो रही है, दैट्स इट। ओके, सो वील टेक अ ब्रेक and then we'll resume in some time. Let's resume in 10 minutes. हाँ, चलो guys, let's resume problems and the solutions. Okay, again starting with an easy problem. So from this point onwards now problems I will be writing directly in diagram, so I will not be dictating with the wider information. I will be writing here, and from that you can just get the problem for a revision also. So a pendulum is fixed here and it is stationary, so someone has taken this pendulum to this point, okay, and it's held here at this position, right? And it is held means it is at rest. Okay, when it is released from rest it will start to come down, right? So let's say it comes at this location, just at the mean position, right? What we are supposed to find out, we are supposed to find the velocity of this at this point. Let's say this is point A, point B. Find the speed, not velocity, speed of pendulum at B. The length is given as L and that angle is alpha. तो क्या किया है हमने, we have released this pendulum from rest, इसे यहाँ तक ले गए तो ऐसे छोड़ दिया इसको, ये अपने आप नीचे आएगा, it will follow this trajectory and it will be moving somewhat like this horizontally at this point, right? So we have to find the speed here. ठीक है, and this is a string. So let's just see what are the forces acting on this.
obviously we are assuming it is in vacuum, right? So nothing has been spoken about air resistance. If nothing has been spoken about, ज़्यादा सोचने का नहीं. अगर problem is not talking about anything, that means it's a case of, right, vacuum or free fall, whatever. So one of the force is mg, right, and the other force is tension. भाई टेंशन भी तो होगा, ठीक है? So now apart from a force which I know is a conservative force, I have got one outsider which is tension. So can I conserve mechanical energy? Can I not conserve the mechanical energy? That is a question. Now go back to the definition of principle of conservation of mechanical energy. It says if there are no external or non-conservative forces first, या फिर if they are present, the work done by them is somehow zero. तभी हम कर सकते हैं कंजर्व. क्या आप लोग गेस कर सकते हो थ्रू आउट दिस मोशन टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे थ्रू आउट? ये थोड़ा इधर आएगा तब भी टेंशन ऐसा हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा. इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा. So work done by tension is zero. Work done by tension force is equal to zero as T is perpendicular to displacement at any instant. So work done by tension zero. तो अकेला वही फोर्स है जो डिस्टर्ब कर रहा था. बाकी mg तो अपना कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अपन क्या करते हैं, कंजर्व कर रहे हैं एनर्जी. तो हम ये मानते हैं कि कुछ तो यार ऐसा करना पड़ेगा ना कि इस पॉइंट को रेफरेंस ले लो. दिस इज द रेफरेंस पॉइंट बिकॉज फ्रॉम इन द डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम दिस इज द लोअर मोस्ट पॉइंट. अग्रीड और नॉट? क्योंकि इसके आगे तो इसको ऊपर ही जाना है. सो दिस इज द लोअर मोस्ट पॉइंट. इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और यहां पे इसकी पोटेंशियल जीरो बोल दी. तो इसका मतलब है कि एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ए, इसकी जो हाइट है ये है, राइट गाइस? हाइट इज नॉट दिस, हाइट इज दिस, राइट? सो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट ए? मैकेनिकल एनर्जी एट ए वुड बी हाफ mv स्क्वायर विच इज जीरो, ke इज जीरो. चलो मैं ऐसे लिख दूं ke प्लस पी, आप लोग को याद रहेगा इजी समझ में. ke प्लस पी एट ए, मैं बात कर रहा हूं एट ए. m इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसने बोला कि हमने इसको रिलीज किया है जस्ट स्टैटिक पोजीशन से. जीरो प्लस पी, पीई होता है mgh. सो रेफरेंस पॉइंट से ये इतनी हाइट पे है. तो चलो इसको हम अभी h बोल देते हैं, आपको नहीं पता है क्या है, इसको हम h ले लेते हैं. तो mgh एट b क्या होगा? एट b इट्स मैकेनिकल एनर्जी वुड जस्ट बी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सारी पोटेंशियल एनर्जी इसने दे दी. तो ये हो गया ke प्लस p, ke हो गई हमारी हाफ mv स्क्वायर और p हो गए जीरो. ट्रू? सो अब कहानी ये हो गई, इसको इक्वल करना है बिकॉज टेंशन फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स mg इज देयर. सो इसका मतलब ये हुआ mg या फिर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. राइट गाइस? m से m कैंसिल हुआ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अब बात आ गई सिर्फ और सिर्फ h पे. तो जरा h को देखो, तो क्या मैं h को, अगर मैं h की बात करूं दिस हाइट, सो उसको दिस कंप्लीट हाइट माइनस दिस हाइट लिखा जा सकता है. इसको मैं बोल दूं y2, इसको बोल दूं y1. क्या मैं h को y2 माइनस y1 लिख सकता हूं? y2 माइनस y1 इतना बचा. अब y2 क्या है? देखो ये चीज तो लेंथ ही रहेगी यार, ये कभी चेंज नहीं होगी.
ये तो पेंडुलम इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही है, तो इसका मतलब y2 क्या हुआ, l. If that is l, this has to be l. It's kind of a radius of circle यार, that's it ना, इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं है. So this is going to be 2gl minus, ये अगर l है, ये अगर अल्फा, तो ये l cos अल्फा हुआ, l adjacent side, l cos alpha, so this will be l cos, that is v square. So answer would be v is equal to square root of 2g l common लेके 1 minus cos. This is your answer. This is another example of conservation of mechanical energy. चलो आगे बढ़े, नोट कर लिया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे शायद हम आज फिनिश भी करेंगे, विच इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, VCM. लेट्स पुट अ न्यू हेडिंग, वर्टिकल. इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो NCERT लेवल के पेपर हो, मतलब स्कूल एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन. So this has been explained as a problem, example problem in NCERT, but this is kind of a topic in itself because there are so many varieties and there are so many problems which can be made out of this concept, vertical circular motion. क्या ये चीज है? An object is actually tied to a string and it is going in a vertical circle. It's a vertical plane, so it is like this. Okay, ऐसे जा रहा. We assume कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे इसका मोशन एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा. Let's call this point as A. This quarter point is called B, and this half circle is the topmost point is called C, right? And this, let's say we call it D, right? And obviously, if I want this guy to go round in a circle, I have to initially give it a velocity. So let's say the velocity given at the bottommost point is v0. That's where the kahani starts. That is the bottommost point, and I have given it a velocity called v0. The radius or the length of the string is rather r. It is everywhere r only. ठीक है? इसमें पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है जिसपे इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो ये है, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड आई शुड गिव हियर, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड आई शुड गिव हियर सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कुलर पाथ. तो वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम स्पीड at A so that object completes the circular path. Okay? देखो कहानी क्या है कि इस पूरे सर्कुलर पाथ में सबसे रिस्की पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट ढीला पड़ सकता है या मतलब स्ट्रिंग ढीली पड़ सकती है वो है टॉप मोस्ट पॉइंट. ठीक है, तो वहां पे जो टोटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन प्लस mg है, राइट. तो अगर वो पॉइंट ने, ऐसे समझोगे अगर इसने ये पॉइंट क्रॉस किया है तो ये पॉइंट तो क्रॉस करेगा और यहां तो फिर कभी कोई टेंशन ही नहीं, या तो और का स्पीड लेता हुआ आएगा. तो ये एज ए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सर्कल. सो आवर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर दिस सिनेरियो इज पॉइंट सी. ठीक है, सो लिखेंगे मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट is C. तो
पहले तो हम काम ये कर सकते हैं कि यार यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ पे कुछ लेट्स से वेलोसिटी इसकी इस तरह की ज्यादा होगा, इससे वेलोसिटी यहाँ पे कुछ वी सी है, ठीक है। इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, इस पे थ्रू आउट द मोशन mg लग रहा होगा। मान लो कोई बीच में कहीं पाथ ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास mg लग रहा होगा और एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। टेंशन फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, अभी देखा हमने एग्जांपल में। इसका मतलब जो सिनेरियो है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है mg जो वर्क कर रहा है, इसका मतलब वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। तो हम काम करते हैं पहले ए और सी पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है अपने पास, ठीक है। सो कंजर्विंग ME between A and C, between A and C ऐसे हम लिखेंगे। ए पे, अच्छा इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लें। वर्टिकल मतलब सर्किल है तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, तो इस वाले पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बोल सकते हैं। तो यहां पे ए पे हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू है हाफ m v naught square। v naught is a given quantity by the way, v naught is a given thing, half m v naught। अच्छा ऑब्जेक्ट का मास भी m दिया हुआ है अपने को, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ m v naught square प्लस p is 0 इज इक्वल टू, जब वो यहां तक पहुंचा तो अब जब वो घूम रहा है यार, ऊपर भी कुछ स्पीड होगी, इट हैज गेन्ड अ हाइट, सो इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। So let's call it kinetic energy is half mvc square. Vc is the speed at this. Vc you have to figure out because Vc was not given, right? Plus mgh, क्या मैं mg और 2r लिख सकता हूं? mg 2r, क्योंकि r और r 2r ही होंगे। तो यहां से अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, और m कैंसिल कर दूं, m कैंसिल कर दूं तो हो जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 2 तो 4 gr। बोलो ये समझ में आ रहा है? देखो 2 gr था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो दोनों हाफ तो गए, वहां पे हाफ था नहीं तो वो 2 2 4 हो जाएगा 4 gr। अब बात आ गई यार इस VC को कैसे टैकल किया जाए। ये VC तो नया वेरिएबल आ गया, हमको दिया था V नॉट, आंसर हमारा रेडी है, रेडियस इज ए नॉन क्वांटिटी, जी इज ए नॉन क्वांटिटी, 4 तो 4 ही है, इसको हटाना है, VC इज नॉट नोन। क्या किया जाए? जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर चुके हैं तो एनर्जी के हिसाब से कुछ हो चुका है, अब हमको किसकी तरफ जाना पड़ेगा? फोर्स की तरफ। ये आपको मैं रूल बता रहा हूं कि जब भी आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो और सिचुएशन ऐसी आ जाए कि यू आर स्टिल लेफ्ट विद सम अननोन, सो देन फोर्स इज योर, वापस एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, विल हैव टू डील विद द फोर्सेस एट दिस पॉइंट। और कोई तरीका नहीं अपने पास इसको आगे लेके जाने का, ठीक है। तो एट सी हम जरा फोर्सेस देख लें। एट सी हमारे पास एक mg लग रहा होगा, एक कुछ t लग रहा होगा, ठीक है, और ये घूम रहा है सर्किल में, तो इसका मतलब T प्लस mg किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स के। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं एट C T प्लस mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाई r। इज इट करेक्ट? Because I am looking at C, so I will consider velocity at C, not at A. अच्छा, मुझे मिनिमम स्पीड निकालनी है, ये जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? आई वांट टू फाइंड द मिनिमम स्पीड सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स। सो जस्ट कंप्लीट करनी है तो उसके लिए देखो, यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन mg, और उसका मास है, वो फोर्स हमेशा रहेगा, लेकिन यू कैन अफोर्ड कि स्ट्रिंग में टेंशन कम से कम हो जाए, क्योंकि जितना टेंशन कम होगा उस हिसाब से VC भी कम होती जाएगी, वही अपने और VC कम होगी तो उस हिसाब से V नॉट कम होगी। तो बाउंड्री कंडीशन में इफ यू जस्ट वांट टू कंप्लीट, यू कैन मेक दिस टेंशन जस्ट 0,
ताकि ये जस्ट कंप्लीट कर रहा है, मतलब जीरो से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो. सो फॉर बाउंड्री कंडीशन वी विल मेक टी एज जीरो. सो फॉर मिनिमम स्पीड यू कैन से टी एज जीरो. तो यहां से क्या हो जाएगा डियर, एम वी स्क्वायर, मैं थोड़ा सा ये स्पेस यूज कर रहा हूं, इज आई होप इट इज विजिबल टू. तो दिस इज एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर. टेंशन को जीरो कर दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां से वी सी स्क्वायर निकल के आ गया इज इक्वल टू जी आर. वीसी स्क्वायर निकल के आ गया जी आर. अब ये वीसी स्क्वायर यहां पे लगाएंगे, तो वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 जी आर. ये जी आर और 4 जी आर, राइट. सो यहां से आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर. This is the minimum speed you need to give this guy at the lowest position so that it is just able to complete the vertical circle. As a formula also you have to remember, because बहुत सारे questions में you can directly चिपकाओ the formula and find the value. ठीक है. अगेन एक बार देख लेते हैं. पहले हमने एनर्जी कंजर्व करी तो ये आया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं था, इज इक्वल टू वहां पे ऊपर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर, वो इतना गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहां से ये आ गया. अब वी सी एक प्रॉब्लम था, तो हमने फोर्स के पास हम गए. फोर्स के बाद तुम क्या बोलते हो, फोर्स ने बोला मैं ये बोलता हूँ टी प्लस एम जी शुड बी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर. नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स. मिनिमम उसके लिए टी को जीरो कर दिया, जिससे वीसी स्क्वायर आ गया जी आर, और वहां पे प्लगिंग करके वैल्यू ये आ गया. ओके ना. इसी में आता है कि इफ दिस इज द केस कैन वी फाइंड आउट स्पीड एट बी. मतलब अगर मैंने उसको इस स्पीड से इसको किया है इधर, तो वो तो सही है कि ये कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मुझे पता करना है कि what will be the speed at B. तो कोई बात नहीं यार, अब हम A और B में एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, तो हर जगह कंजर्व है पूरे मोशन में, तो A और B में एनर्जी कंजर्व कर देते हैं. तो A और B में एनर्जी कंजर्व करेंगे. आप लोगों ने ये नोट कर लिया, ठीक है. तो मैं ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ड्रॉप कर दूं. अब आप लोग लिखो इक्वेशन, एनर्जी कंजर्व करो between A and B. ME conservation between A and B, क्योंकि वो B की बात कर रहा है, B पे स्पीड निकालो, तो हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर. राइट, मेक सेंस. एम जी आर. सो एम तो वैसे ही खाली बलिदान देने के लिए आया है यहां पे, ठीक है. तो यहां से आ गया वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2 जी आर. अब फिर भाई बात अटक गई, वी बी कहां से लाएं. तो फोर्स के पास जाएंगे, फोर्स के पास जाते हैं. फोर्स क्या बोल रहा है कि भाई टेंशन बोल रहा है मैं तो ऐसे हूं भाई, ठीक है, ठीक है. ये लग रहा है mg, है ना. ये टेंशन लगाया मैंने और ये फोर्स लगा दिया, तो यहां से हो गया. अभी देखो mg का कोई भी कंपोनेंट, mg का कोई भी कंपोनेंट, ये 90 डिग्री पे, तो इधर सिर्फ अब टेंशन है, तो यहाँ पे टेंशन हम जीरो नहीं कर सकते. टेंशन जीरो कर दोगे तो स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी, ये फ्री फॉल करने लगेगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर.
तो सिर्फ टेंशन है इस तरफ। अब इससे कहां आगे जाएं? हमको तो पूछा था, क्या पूछा था? वीबी। वीबी हमने यहां क्वेश्चन लिख के बैठे हैं हम यहां पे इस जगह, ये ठीक है। अब अगर आप यहां पे आए हो, इसका मतलब है कि यहां से बात नहीं बन रही है। लेकिन अब आप एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यू आर ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट योर वेरिएबल्स, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक हियर पॉइंट, ये कि हर समय आपको फोर्स की तरफ से कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां पे इसको देख के मैं क्या करूं, वीबी कहां से लेके आऊं? आपको कुछ बोला गया था स्टार्टिंग में, आपको बोला गया था कि मैंने उसको एक सर्टेन स्पीड दी है इस बार। द स्पीड गिवन इज सो दैट इट जस्ट कंप्लीट द सर्कल। इसका मतलब v नॉट वॉज नॉट एनी वैल्यू, v नॉट वॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। तो यू कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ v नॉट एज स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। तो ये तो यूजलेस, लेकिन जो यूजफुल है वो है ये। तो आप क्या करोगे, यहां पे v नॉट स्क्वायर को लिखोगे 5gr इज इक्वल टू vb स्क्वायर प्लस 2gr। तो vb आ जाएगा √3। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एमसीक्यू के लिए, कि अगर आप इसको मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो विच इज √5gr, तो क्वार्टर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो होगी √3gr। √3gr। मैंने जानबूझ के आपको ये करके दिखाया कि प्रॉब्लम्स they will create with certain variety. Sometimes this equation is useful, sometimes this equation is not useful, depends on the situation. So this problem is very situational कि कहां पे वो पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा एक वेरिएशन करते हैं हम लोग, ताकि हमको चीजें ठीक से क्लिक हो जाएं कि क्या चल रही है कहानी, वो वेरिएशन हम करेंगे इस पे। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया इसका पूरी तरीके से, कैसे हमने चीजों को अप्लाई किया है। अब ये कहानी बदल रहा हूं मैं, ना तो मिनिमम स्पीड, ना कुछ ना टॉप पॉइंट कुछ। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, आपको जो मैंने सिखाया एज ए कॉन्सेप्ट उस तरीके से जाना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है वैसे तो दो चीजें सीखी हमने, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और फोर्स के पास जा सकते हैं, राइट। ये अपने पास दो प्रॉब्लम इज लाइक दिस। मेरे पास ऐसे एक स्ट्रिंग है और उस पर एक मास m ऐसे हंग किया हुआ, ठीक है। यहां पे मैंने इसको v नॉट दी है, बट उस v नॉट की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं √2gl। दिस लेंथ इज l, I have given this guy a minimum speed of √2g. Obviously this is not going to complete the circle. It is not even the minimum speed. √5gl होती। तो ये बात है, ठीक है, ये ऊपर तक नहीं जाने वाला, बट प्रॉब्लम भी आपको नहीं पूछ रही कि आप इसको ऊपर तक लेके जाओ। वो क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये एंगल π/3 है, जब ये एंगल कितना है π/3 कितना होगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है उस टाइम पे हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज मेकिंग an angle π/3 from the vertical. The question is find tension when angle from vertical is π/3। चलो आपको देता हूं कुछ टाइम, इसको इस पे थोड़ा सा आप हाथ पैर मार के देखो कि आपसे होता है कि आंसर विल बी, नहीं सॉरी, आंसर मैंने शायद इसमें निकाला नहीं। 3mg/2। आंसर इज 3mg/2।
फर्स्ट कंजर्व एनर्जी, वेलोसिटी की तरफ ध्यान दो, और जब वेलोसिटी हाथ में आ जाए तब देखो कि फोर्स क्या कर सकता है मेरे लिए। मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था अभी कि अगर ये रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी देखनी होती है तो बताया था अभी, राइट? तो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाय 3। Nice, make an attempt, write something, you will get there। कुछ इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। 2 लाइन का प्रॉब्लम है, एक बार एनर्जी कंजर्व करनी है और एक बार फोर्स इक्वेशन लगानी है। किसी की वेलोसिटी निकल गई एटलीस्ट उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू कॉल्ड? I got v square as 3gl. V square as 3gl. I think you have made a calculation mistake. This angle is pi by 3. You should get the velocity as gl, v square as gl. अभी थोड़ी देर पहले हमने एनर्जी कंजर्व की इसका, इसमें तो वैल्यूज दिए हुए हैं, उसमें अल्फा एज एंगल था, एल एज ए वेरिएबल था, वो किया था। उस केस में उल्टा था, यहां से वहां कंजर्व कर रहे थे, वहां से यहां कंजर्व कर। किसी का आया वेलोसिटी रूट जीएल या वी स्क्वायर जीएल? आ गया? चलो, देन यू कैन अप्लाई द फोर्सेस। आप फोर्सेस देखो क्या क्या लग रहा है, एंड नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। Thus there is absolutely no difficulty in this if you have really understood what we just did. Between point A and B, point A पे अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले लूं, what is the potential energy? 0. Kinetic energy would be half mv naught square. So half mv naught square is equal to, यहां पे आप गए तो यहां पे इसके पास एक कुछ स्पीड होगी, लेट्स कॉल दिस vb, सो हाफ एम vb स्क्वायर प्लस इट हैज गेन्ड सम पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज गेन्ड दिस मच हाइट, राइट? सो दैट विल बी mgl इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 3। अभी रिजल्ट निकाला था ये, mg h था ना, तो h was l माइनस l cos अल्फा। थोड़ी देर पहले निकाला था यार ये डिफरेंस, l माइनस l cos अल्फा निकाला नहीं निकाला था? तो वही तो है ये, l कॉमन लेके 1 माइनस कॉस पाई बाई, है ना? थोड़ा सा अटेम्प्ट करना पड़ता है, ऐसा ना कि हम बस कुछ अलग डायरेक्शन में सोचना है कि हमने जो किया हुआ पढ़ो वही लगाए, और वी नॉट दिया हुआ है अपने को, सो देन पुट द वैल्यू वी नॉट, या हाफ को निकाल दो पहले, इस हाफ को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, और यहां पे 2 कर देता हूं, m और m कैंसिल कर देता हूं, तो वी नॉट स्क्वायर क्या है? 2gl। दिस इज 2gl इज इक्वल टू vb स्क्वायर
प्लस 2gl 1 minus cos pi by 3. Cos 60 is 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 is rather again 1 by 2, and 1 by 2 and 2 goes. So this will be Vb square is equal to 2gl minus gl. That is gl. That is your Vb square. अब इसमें आप खुद सोचो कि आपसे नाउ यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा था, व्हाट वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग टू दिस पॉइंट एटलीस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दे सकते हो, और ये क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमको अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले किए थे, ठीक है आप लोग पहली बार कर रहे हो, थोड़ी देर में शायद प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। तो वी बी स्क्वायर आ गया। अब देखो पूछा क्या है, टेंशन। जब भी फोर्स पूछा गया है तो यार फोर्स से ही बात बनेगी। अगर वेलोसिटी में खेलना होता तो खेल लेते, आगे थी वेलोसिटी अपने पास, लेकिन वो अपने क्या बोल रहा है, फोर्स लेके आओ। तो फोर्स लेके आएंगे तो फोर्स पे जाना पड़ेगा भाई, ये mg। अब मुझे मालूम है कि ये सर्कुलर पाथ है, तो इस चाहिए एक पोर्शन ऑफ सर्कुलर मोशन हो, ये भले ही ऊपर तक ना जाए, लेकिन इस टाइम तो ये सर्कुलर पाथ पे है। तो इवन एट दिस पॉइंट द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, राइट गाइस। अब फोर्स नेट, आई मीन वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। सो टेंशन को बेकार में ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंटाइज करके आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो प्रॉब्लम, क्योंकि आप ऐसे और ऐसे कॉम्पोनेंटाइज कर रहे हो, you are going away from your direction because you have to componentize along this line. So it should be rather mg who should get componentized. So if this angle is pi by 3, this is also pi by 3. So हो जाएगा mg cos pi by 3 और इधर हो जाएगा mg sin pi by 3. So net force towards the center would be T minus mg cos pi by 3. Net force towards the center is T minus mg cos pi by 3. ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई बात ना समझ में आ रही हो? Towards the center, टेंशन से माइनस कर दिया क्या, mg cos pi by 3। इसीलिए फोर्स वाला चैप्टर क्लियर होना चाहिए अपने को, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। ये किसके बराबर होना चाहिए, mvb स्क्वायर बाई r। m इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, vb। अब गलती क्या होगी, यहाँ पे आप v नॉट कर देते हो। अरे भाई इस पॉइंट पे आप लगा रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mvb स्क्वायर बाई r होगा, mvb स्क्वायर बाई l कर दो इसको, क्योंकि यहां सब कुछ l में चल रहा है। द ओनली थिंग यू डोंट नो इज टेंशन विच इज टू बी फाउंड आउट। vb स्क्वायर ऑलरेडी अपने हाथ में आ चुका है, gl। तो यहां से टेंशन आप निकालो, T will be equal to mg cos pi by 3। तो mg cos pi by 3 is 1 by 2 प्लस ये हो जाएगा m vb स्क्वायर इज gl। तो gl बाई l, l कैंसिल हो गया तो mg, सो हो जाएगा mg प्लस mg बाई 2 विच इज 3mg by 2. This is your tension at this point. Okay. After some deliberation, you guys will also be very comfortable in this. The reason I want you to think and do it on your own because I want you to tackle the new problems that you will encounter in your exam. वरना वो हम कुएं के मेढक जैसे रहेंगे कि जो प्रॉब्लम सर ने करा दी है वैसे ही आगे तो कर दी, बट उसके बियॉन्ड अगर कोई सोच ही नहीं पाए एग्जाम में, वो भी कम टाइम में 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालना है, वो सोचने के लिए कितना कम टाइम होता है। तो बहुत प्रैक्टिस से आई ये चीज, लेकिन ऑलवेज यू शुड आस्क कि व्हाट वाज स्टॉपिंग मी। अगर एक स्टूडेंट से हुआ है, अगर अनिका से वो हुआ, तो आप लोगों से क्यों नहीं आया वो, दैट इज बिकॉज़ शी इज इन द सेम क्लास and not learning anything extra, so we should be able to draw this. You might have done some calculation mistakes in that, right? But rest, it was doable. Take it like a ego hurt. ऐसा अपना ego hurt हो जाना चाहिए
बहुत गंदी तरीके से कि ये मुझसे क्यों नहीं हुआ। जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि बगल वाले से आपसे हो गया और मुझसे नहीं हुआ, उस लेवल पे ईगो हटाना चाहिए। और ईगो, जिसके अंदर ईगो नहीं है वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये दावा है मेरा। पीपल से ईगो इज ए वेरी बैड थिंग, आई से ईगो इज ए वेरी गुड थिंग दैट ड्राइव्स यू। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हुआ। अब अपना एक और क्वेश्चन और करते हैं। वीबी निकालिए, ये हो गया। चलो, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम। अब आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है? एंड दैट विल बी योर लास्ट प्रॉब्लम फॉर डे। अगर आप सही से अच्छे से सॉल्व हो जाएगी तो विल कॉल इट अ डे। यहां पे कहानी कुछ ऐसी है कि वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट एंड स्ट्रिंग एंड अ मास। द लेंथ इज L एंड द मास इज M। एंड यहां पे हम इसको स्पीड दे रहे हैं V0, बट इस टाइम इसकी स्पीड जो है √6gl है। वी आर गिविंग इट एन इनिशियल स्पीड एज √6g। अब ये सब डेटा आपको, द प्रॉब्लम इज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट। सो डेटा वेटा जो भी दिया गया ना, रूट लगा के वो जानबूझ के दिया गया है कि आपको स्क्वायर रूट करना है, तो ये अपने आप सब सेट होके आएगा डेटा। सो प्रॉब्लम मेकर इज जस्ट विलिंग यू और वांटिंग यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी कैलकुलेशन हैसल्स। ये अपने को स्टार्टिंग में दिया और फिर ये ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली हमको मालूम है कि इस केस में इट इज गोइंग टू कंप्लीट द सर्कल। तो पूछा ये है कि व्हेन इट गोज and reaches somewhere here, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कैसे गया ऊपर ये। ठीक है, जैसे ये पॉइंट, call it O point, let's call this point as A. It reaches this point is B and the angle here is 60 डिग्री। मतलब इस टाइम जो वर्टिकल से एंगल है हमारा ये 60 डिग्री है। दिस इज द एंगल एट दिस टाइम। ओके, एंड पूछा है अगेन द सेम थिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन एट B। ये थोड़ा लेंथ मुझसे ज्यादा बन गई, मैं इसको छोटा, ये भी L है डियर ना, ये कंफ्यूज नहीं होना। मुझको मैं चेंज कर देता हूँ इसको, लेट मी जस्ट चेंज इट। ये लेंथ L ही है, दिस इज ऑल्सो L एंड दिस एंगल इज द वर्टिकल 60 डिग्री। ठीक है, so it is rotating like this। फिर ये कहानी रिपीट करनी है पूरी, बस डेटा अलग है। 2 पॉइंट्स के बीच में हमको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उससे यहां पे स्पीड निकलेगी और वो स्पीड से फिर आप टेंशन वाला वो वाला फोर्स इक्वेशन लिखोगे इसकी, ठीक है, एंड देन सॉल्व करोगे। यहां पे स्पीड हम b बोलते हैं, ठीक है, vb। तो vb आप लोगों की आनी चाहिए vb स्क्वायर, रादर यहां पे 3gl आना चाहिए। पहला आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम।
Perfect. Now you write the force equation carefully. Resolve all the forces along the string and see what is the net force over center equated to mvb square by L. आंसर आना चाहिए फाइनल 5 mg/2. I think so. 3 to the 6 minus 1. 5 mg/2. First, focus on conserve. See, you have to just the height. That's a mass part of it. Trigonometry लगाओ थोड़ा सा. Just apply trigonometry and find the height it has gone to. Find the height. इस पे फोकस करो आप. This height, guys. You just have to judge this height यार. क्योंकि ये तो L है, तो this is. If this angle is 60, guys, what will be this angle? 61. Final answer 5 mg/2. अगर ये लेंथ L है गाइस, तो ये कितनी होगी? ये एंगल पाई बाई ये भी 60 है. L cos 60 होगी नहीं होगी? L cos 60 होगी नहीं होगी वो? सो इस टाइम L प्लस L cos 60 हो जाएगा. वहां पे L माइनस L cos 60 था, यहाँ पे L प्लस L cos 60. VB स्क्वायर इक्वल टू 3GL कितने लोगों का आ गया? Quite a few. Okay. 5 mg/2. Perfect. थोड़ा केयरफुली करनी पड़ती चीजें. देखो यहाँ पे अब रेफरेंस पॉइंट यही है हमारा, लोएस्ट पॉइंट. तो हम एमई कंजर्व कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, विच इज हाफ mv नॉट स्क्वायर. राइट. जब हम ऊपर आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है हाफ mvb स्क्वायर plus we have gained this much height between this point and this point, between A and B. What is the height gain? Let's call this point as M. AM is the height gain. So mg, this is L and this is L cos 60. इसमें क्या दिक्कत थी यार? ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है. बेसिक लाइन्स एंड एंगल्स ग्रेड 8 में पढ़ा होगा, 7-8 में. दिस साइड 60. सो ये अगर L है तो ये हो गया L cos 60. L cos 60 ऐड होगा mg L 1 प्लस cos 60. तो अब कहानी खत्म है. v नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6gl. तो जाएगा 1/2. m से m कैंसिल कर रहा हूं सब जगह में. m कैंसिल्ड. अच्छा 1/2 को भी मैं हटा देता हूं. तो दिस विल बी v नॉट स्क्वायर विच इज 6gl is equal to VB square plus 2GL, and this will be 1 plus 1/2 which is 3/2.
तो ये तो VB स्क्वायर यहां से आ गया 6GL माइनस 3GL विच इज 3GL। ये सबका आ चुका था कि नहीं अभी तक, राइट? हो गया। तो अब यहां पे फोर्स इक्वेशन देखो, वेट तो यार ऐसे लगता है हमेशा जिंदगी में कभी चेंज नहीं हुआ, mg, राइट? टेंशन लगना है ऐसे अलोंग द स्ट्रिंग, इसमें क्या दिक्कत है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस इज टेंशन। टेंशन को रिजॉल्व नहीं करना बिकॉज वी बॉन्ड द फोर्सेस टुवर्ड सेंटर, तो रिजॉल्व करना है किसको? mg को। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो कि ये क्या हो जाएगा, mg cos 60, mg cos 60, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा mg sin, बिकॉज दिस एंगल इज 60। सो ये mg था तो ये mg cos और ये mg sin। तो यहां पे क्या हुआ, टेंशन और mg cos 60 दोनों ऐड होंगे, राइट? टेंशन भी इधर है और mg cos 60 भी इधर है। सो T प्लस mg cos 60 ये मिलके आपको देगा mvb स्क्वायर बाई r, mvb स्क्वायर बाई l, और vb स्क्वायर आपके पास पहले कंट्रोल में 3gl। सो दिस विल बी T प्लस दिस इज mg बाई 2, mg cos 60 गाइस, mg बाई 2 cos 60 1 बाई 2, ये हो गया m, vb को लगाया हमने 3gl अपॉन l, ये 3mg प्लस mg बाई 2, तो mg को उधर भेजा mg बाई 2 को, सो टेंशन आ जाएगा 3mg माइनस mg बाई 2 विच इज 5mg बाई, इसमें कुछ नहीं है यार, अगर आप सही से स्टेप फॉलो करो तो यहां तक तो मतलब आना ही चाहिए था। मतलब इसमें उसमें जो अभी की साफ साफ दिख रहा है ये हाइट गेन है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन है, तो बाकी यहाँ पे V0 दिया हुआ है, ये भी निकालना था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट? इसलिए बोल रहा हूं बार बार ऐसे, ताकि आपका ईगो हर्ट हो। तो होना है, मैं आपको चिढ़ा रहा हूं तो चिढ़ो, है ना? ऐसा नहीं कि हम संत बन के बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है? संत नहीं बनना है यहाँ पे, उसकी उम्र देर से आएगी अभी, है ना? तो समझो कि यहाँ पे ईगो हर्ट होना आपका बहुत जरूरी है, कि ये प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल रिक्वायर्ड था। क्लास की जो लर्निंग होती है सबसे अच्छी लर्निंग होती है, उसके बाद आप घर जाओगे किसी लर्निंग कभी नहीं होगी। तो ये अगर आपको यहीं पे सॉल्व हो गया, बाकी तो फोर्स लगाया, फोर्स में mg को वैसे ही लगाना था, अगेन अलोंग परपेंडिकुलर, अलोंग परपेंडिकुलर, अलोंग, ये एंगल 60 है तो mg cos हुआ, ये तो कितनी बार कर चुके हैं, जिससे एंगल बनता है वो cos होता है, ये साइन, इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप इट इज नॉट रिक्वायर्ड। T प्लस mg cos 60 इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r, दैट्स इट। ओके, तो कहानी करते हैं समाप्त आज की। आप लोग प्रैक्टिस करिए जो हमने आज किया है।